शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट देखने को मिल रही है। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी पर दबाव इसलिए बना हुआ है क्योंकि अमेरिका से जुड़े टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है और विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह एफआईआई की लगातार बिकवाली है। गुरुवार को विदेशी निवेशकों ने करीब 3,367 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए और 2 जनवरी के बाद ये चौथी बार हुआ जब उन्होंने लगातार कई सत्रों तक बाजार से पैसा निकाला, जिससे इंडेक्स पर सीधा दबाव पड़ा। दूसरी बड़ी चिंता अमेरिका में टैरिफ से जुड़ा कानूनी मामला है। निवेशक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की वैधता तय होगी, क्योंकि अगर ये टैरिफ अवैध घोषित होते हैं तो अमेरिकी सरकार को लगभग 150 अरब डॉलर आयातकों को लौटाने पड़ सकते हैं। टैरिफ को लेकर अनिश्चितता यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी कच्चा तेल खरीदने पर भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़ाने के संकेत दिए हैं। पिछले 4 ट्रेडिंग सत्रों में सेंसेक्स करीब 1.8% और निफ्टी लगभग 1.7% गिर चुका है, जिससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई है। इसके अलावा ट्रंप ने एक ऐसे प्रतिबंध विधेयक को भी मंजूरी दी है जिसके तहत रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। अमेरिकी सेनेटर ग्राहम ने बताया कि व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ उनकी बैठक सकारात्मक रही और इस द्विदलीय रशिया सैंक्शंस बिल को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे ग्लोबल ट्रेड टेंशन और बढ़ी है। भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील अचानक विवादों में आ गई है, जब यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक ने दावा किया कि ये समझौता सिर्फ इसलिए अटक गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे फोन नहीं किया। ये बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते पहले से ही तनाव में हैं। हावर्ड लटनिक ने ऑल इन पॉडकास्ट में कहा कि डील का पूरा ढांचा तैयार था, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से भारत को डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करना था, जो भारत की असहजता की वजह से नहीं हो पाया। उनके मुताबिक जब भारत 3 हफ्ते बाद दोबारा बातचीत के लिए आया, तब तक मौका हाथ से निकल चुका था। इस बयान ने इसलिए भी हलचल मचा दी क्योंकि लटनिक का कहना है कि अमेरिका इस ट्रेड डील को इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम से भी ज्यादा प्राथमिकता दे रहा था। अब बातचीत के रुकने की पूरी जिम्मेदारी भारत पर डालने की कोशिश होती दिख रही है। बाजार पर दबाव बढ़ने की एक और वजह कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 0.53% बढ़कर $62.32 प्रति बैरल तक पहुंच गई है और भारत जैसे देश के लिए ऊंचे तेल दाम का मतलब है ज्यादा इंपोर्ट बिल और महंगाई का खतरा। रुपये की कमजोरी भी बाजार की गिरावट की एक अहम वजह बन रही है। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 7 पैसे फिसलकर करीब 89.97 प्रति डॉलर तक पहुंच गया, जबकि इंटरबैंक फॉरेक्स मार्केट में इसकी शुरुआत 88.88 के स्तर पर हुई थी। फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर बढ़ती चिंता और घरेलू शेयर बाजार की कमजोरी के चलते विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है। इसी वजह से रुपये पर दबाव बना हुआ है और इसका नकारात्मक असर शेयर बाजार की धारणा पर साफ नजर आ रहा है। मिड कैप स्टॉक्स में गिरावट थोड़ी कम रही, लेकिन स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स में भारी बिकवाली देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 2% तक टूटे और माइक्रो कैप इंडेक्स में लगभग 2.45% की गिरावट दर्ज की गई। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी, रियल एस्टेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे सेक्टरों में तेज गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी जैसे डिफेंसिव सेक्टर का भी गिरना ये दिखाता है कि बाजार में डर के। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में गिरावट जारी रही और ये करीब 3% और टूटकर अपने 52 वीक हाई से कुल 17% नीचे आ गया है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये इंडेक्स ऑफिशियली बेयर मार्केट जोन में पहुंच गया है, जो सेक्टर के लिए चिंता का संकेत माना जा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में बिकवाली का दबाव साफ दिखा, जहां गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ और लोधा ग्रुप जैसे बड़े शेयरों में 5% तक की गिरावट दर्ज की गई। इन भारी गिरावटों ने पूरे सेक्टर को नीचे खींचा और ब्रॉडर मार्केट पर भी असर डाला। रियल्टी स्टॉक्स की कमजोरी के साथ साथ पूरे बाजार में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बेंचमार्क इंडिसेस करीब 1% तक टूटे और निफ्टी 25,700 के अहम स्तर से नीचे फिसल गया, जिससे बाजार का मूड साफ तौर पर कॉशियस नजर आया। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 2026 में भी गोल्ड और सिल्वर मजबूत बने रह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बैंक्स की लगातार खरीद, करेंसी मूवमेंट्स और इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से ये दोनों प्रेशियस मेटल्स लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अहम बने रहेंगे।
स्टॉक मार्केट क्रैश के चलती बीएसई लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू में एक हफ्ते में करीब 15 लाख करोड़ रुपए की भारी गिरावट आई है। सभी सेक्टोरल इंडिसेज इस हफ्ते नुकसान में रहे। खासकर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स करीब 5% टूट गया, जो सितंबर के बाद से बाजार का सबसे खराब साप्ताहिक प्रदर्शन माना जा रहा है। यूबीएस का मानना है कि रुपए की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं और आगे भी दबाव बना रह सकता है। कमजोर कैपिटल इनफ्लोज, करंट अकाउंट से जुड़ी चिंताएं और यूएस डॉलर की मजबूती के कारण साल के दौरान डॉलर रुपये 94 के आसपास रह सकता है। पेट्रोनेट एलएनजी पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट पॉजिटिव नजरिया दिखाती है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की कमाई में लगातार सुधार हो रहा है, जिससे आने वाले समय में शेयर में करीब 18% तक की और तेजी देखने को मिल सकती है। मजबूत अर्निंग्स ग्रोथ इस स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। सीडीएसएल वेंचर्स ने 10 करोड़ केवाईसी रिकॉर्ड का आंकड़ा पार कर लिया है, जो भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में इसकी अहम भूमिका को दिखाता है। ये कंपनी सेंट्रलाइज्ड केवाईसी डेटा और डिजिटल ऑनबोर्डिंग के जरिए ब्रोकर्स और निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बना रही है, जिससे इसका लॉन्ग टर्म बिजनेस मजबूत होता दिख रहा है। कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड ने Q3 में एरिया सोल्ड में अच्छी बढ़त दिखाई है, भले ही प्री सेल्स के आंकड़े थोड़े कमजोर रहे हों। कंपनी ने बताया कि साल दर साल एरिया सोल्ड 13% बढ़कर 0.46 मिलियन स्क्वायर फीट पहुंच गया, जबकि प्री सेल्स 3% घटकर 837 करोड़ रुपए और कलेक्शंस 524 करोड़ रुपए रहे। मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंपनी का मुख्य फोकस बने हुए हैं, जिसे आगे वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। एनएमडीसी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली क्योंकि कंपनी ने आयरन ओर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया। बेला लंप की कीमत 5,600 रुपए से घटाकर 4,600 रुपए प्रति टन और बेला फाइन्स की कीमत 4,750 रुपए से घटाकर 3,900 रुपए कर दी गई है। इस प्राइस कट से शॉर्ट टर्म में कंपनी की कमाई पर दबाव की आशंका जताई जा रही है। आईजीएल ने सऊदी अरेबिया के गैस डिस्ट्रीब्यूशन टेंडर के लिए प्री क्वालिफिकेशन स्टेज क्लियर कर लिया है। कंपनी ने बताया कि अगले चरण से जुड़े कंपटीशन डॉक्यूमेंट्स जल्द ही सऊदी अथॉरिटीज की तरफ से साझा किए जाएंगे, जिससे आईजीएल के इंटरनेशनल बिजनेस विस्तार की संभावनाएं खुल सकती हैं। एचडीएफसी बैंक के शेयर इस हफ्ते भारी दबाव में रहे और बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू साफ हो गई। ये जनवरी 2024 के बाद बैंक के लिए सबसे खराब हफ्ता साबित हो रहा है, जिससे निवेशकों का सेंटिमेंट फिलहाल कमजोर नजर आ रहा है। मनप्पुरम फाइनेंस के शेयरों में करीब 10% की तेज गिरावट आई, जब आरबीआई की तरफ से बेन कैपिटल डील पर आपत्ति की खबर सामने आई। बेन कैपिटल की सहयोगी बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट मनप्पुरम में 4,385 करोड़ रुपए का निवेश कर 18% तक की हिस्सेदारी लेने वाली थी, लेकिन इस डील पर अनिश्चितता से शेयर पर दबाव बढ़ गया। एनएसई ने साफ किया है कि 15 जनवरी 2026 को बाजार खुले रहेंगे, भले ही उस दिन महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल इलेक्शंस हों। हालांकि उस दिन सेटलमेंट हॉलिडे रहेगा, यानी ट्रेडिंग तो होगी, लेकिन सेम डे सेटलमेंट से जुड़े ट्रांजैक्शंस आगे शिफ्ट हो सकते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से दिसंबर क्वार्टर में म्यूटेड लेकिन स्टेबल परफॉर्मेंस की उम्मीद है। बाजार की नज़र खास तौर पर कंपनी की एआई लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी, कैपिटल एलोकेशन प्लान्स और मार्जिन्स की मजबूती पर रहेगी, जब कंपनी 12 जनवरी के Q3 नतीजे घोषित करेगी। अनुमान है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का डॉलर रेवेन्यू Q3 में 0.3% QOQ बढ़कर $7,482 मिलियन तक पहुंच सकता है। वहीं रुपी टर्म्स में रेवेन्यू करीब 1.4% बढ़कर 66,728 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो स्टडी डिमांड का संकेत देता है। कंपनी का EBIT करीब 16,800 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है, जो पिछली तिमाही के 16,565 करोड़ रुपए से थोड़ा बेहतर है। EBT मार्जिन 25.2% पर लगभग स्थिर रहने का अनुमान है, जिससे पता चलता है कि कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिटेबिलिटी बनी हुई है। नेट प्रॉफिट यानी पैट में Q3 में करीब 5.8% QOQ की बढ़त देखी जा सकती है और ये 12,771 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। ये इशारा करता है कि डिस्पाइट ग्रोथ मॉडरेट रहने के बावजूद बॉटम लाइन में सुधार बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक वोडाफोन आइडिया के लिए बैंक जल्द ही नए लोन प्रोसेस पर काम शुरू कर सकते हैं। एजीआर रिलीफ के बाद करीब 25,000 करोड़ रुपए के फ्रेश लोन प्रपोजल का आकलन किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए डीओटी कमेटी के फैसले का इंतजार है। वोडाफोन आइडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, जो करीब 6,279.80 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इसके बाद अन्य बड़े सरकारी और निजी बैंक भी शामिल है, जिससे साफ है कि कंपनी के फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में बैंकिंग सेक्टर की बड़ी भूमिका रहेगी। औरोबिंदो फार्मा की बायोलॉजिक्स सैम क्यूराटेक बायोलॉजिक्स को हेल्थ कनाडा से ड्यूरोपैक के लिए नोटिस ऑफ कंप्लायंस मिल गया है। ये अप्रूवल कंपनी के बायोलॉजिक्स पोर्टफोलियो के लिए एक बड़ा रेगुलेटरी माइलस्टोन माना जाता है।
आईटीसी होटल्स को यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में होटल बनाने और चलाने के लिए आईआईसीसी से करीब 91 साल की लॉन्ग टर्म लीज पर जमीन मिली है। ये कदम कंपनी की कैपिटल लाइट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाता है। इस जमीन का ग्राउंड कवरेज करीब 3648 स्क्वायर मीटर्स और बिल्ट अप एरिया लगभग 26,179 स्क्वायर मीटर्स है, जिसके लिए 326.50 करोड़ रुपए का लीज प्रीमियम देना होगा। आईआईसीसी के साथ सब लीज कम डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया जाएगा। इस खबर के बाद शेयर 9 जनवरी को हल्की बढ़त के साथ 194.20 रुपए पर बंद हुए। आशियाना हाउसिंग ने Q3 में पिछली तिमाही की तुलना में सेल्स और एरिया बुकिंग में सुधार दिखाया है। हालांकि पूरे 9 महीनों का प्रदर्शन पिछले साल की तुलना में कमजोर रहा, क्योंकि इस साल बड़े और हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स के लॉन्चेस कम रहे हैं। Q3 में कंपनी ने 5.56 लाख स्क्वायर फीट एरिया सेल किया, जो Q2 के 4.13 लाख स्क्वायर फीट से बेहतर है, लेकिन Q3 के 6.77 लाख स्क्वायर फीट से कम है। इससे साफ है कि सिक्वेंशियल रिकवरी तो है, लेकिन ईयर ऑन ईयर दबाव अभी भी बना हुआ है। इस तिमाही में एरिया सोल्ड की वैल्यू बढ़कर 401.07 करोड़ रुपए रही, जो पिछली तिमाही के 303.43 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन पिछले साल के 454.16 करोड़ रुपए से कम है। कुल 357 यूनिट्स की बिक्री हुई। शेयर 9 जनवरी को 288 रुपए पर बंद हुए। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दिसंबर के बिजनेस अपडेट में घरेलू बाजार में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। कंपनी की टोटल सेल्स वॉल्यूम सालाना आधार पर 27% बढ़कर 85,501 यूनिट्स पहुंच गई, जो डिमांड और प्रोडक्ट्स की अच्छी मोमेंटम को दर्शाती है। प्रोडक्शन भी 25.4% सालाना बढ़ी है, जिससे साफ है कि कंपनी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी कैपेसिटी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। हालांकि एक्सपोर्ट्स में 9.3% की गिरावट रही, जो ओवरसीज मार्केट्स में कमजोरी की ओर इशारा करती है। इसी महीने महिंद्रा एंड महिंद्रा ने XUV 3XO के इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स लॉन्च किए, जिनमें 39.4 किलोवाट आवर बैटरी और करीब 285 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज दी गई है। EV सेगमेंट में ये कदम अहम माना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद शेयर 9 जनवरी को गिरकर 3,679 रुपए पर बंद हुआ। डीमार्ट 10 जनवरी को Q3 के नतीजे घोषित करने वाली है। दिसंबर की बिक्री के आंकड़े आ गए हैं, लेकिन पूरी Q3 का अकाउंट्स एंड प्रॉफिट्स अभी आना बाकी है। हाल के समय में कंपनी के ग्रोथ और मार्जिन्स को लेकर मार्केट थोड़ा कॉशियस हो गया है, खासकर पिछले बिजनेस अपडेट के बाद। Q3 में कंपनी की स्टैंड अलोन रेवेन्यू 17,612 करोड़ रुपए रही, जो सालाना आधार पर 13% की ग्रोथ है, लेकिन ये ग्रोथ कंपनी के हिस्टोरिकल एवरेज और स्टोर एक्सपेंशन की रफ्तार से कम है, जिससे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव रहने के संकेत मिलते हैं। इस तिमाही में 10 नए स्टोर्स जोड़े गए, लेकिन GST रेट कट्स की वजह से कई डेली यूज प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम हुए हैं। इसका असर एवरेज बिलिंग वैल्यू पर पड़ा है, जिससे वॉल्यूम्स ठीक रहने के बावजूद रेवेन्यू ग्रोथ पर दबाव बना है। टेक्समैको रेल को फ्रेट वैगन सेगमेंट में 2 नए डोमेस्टिक ऑर्डर्स मिले हैं, जिनकी कुल वैल्यू 126 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इससे कंपनी का ऑर्डर बुक और फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी मजबूत होती दिख रही है। पहला ऑर्डर IVC लॉजिस्टिक्स से 62.21 करोड़ रुपए का है, जिसमें ACT1 वैगन्स और BVCM डिजाइन C वैगन्स की सप्लाई शामिल है। ये प्रोजेक्ट अगस्त 2026 तक पूरा किया जाना है, जिससे मीडियम टर्म एग्जीक्यूशन पाइपलाइन साफ नजर आती है। दूसरा ऑर्डर APL लॉजिस्टिक्स वैस्कोर ऑटोमोटिव से 64.06 करोड़ रुपए का मिला है, जिसमें ACT1 वैगन्स और BVCM टाइप ब्रेक वैन्स की सप्लाई होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। शेयर 9 जनवरी को 126.45 रुपए पर बंद। रियो टिंटो और ग्लेनकोर के बीच $207 बिलियन के संभावित मर्जर पर बातचीत चल रही है, और अगर ये डील पूरी होती है तो ये अब तक का सबसे बड़ा माइनिंग मर्जर होगा। ये एक ऑल शेयर डील होगी, जिसमें रियो टिंटो को 5 फरवरी 2026 तक फाइनल फैसला लेना है। इस मर्जर का सबसे बड़ा फोकस कॉपर पर है, जो EV, बैटरी, सोलर और विंड जैसी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी मेटल है। आने वाले समय में कॉपर की सप्लाई टाइट होने की आशंका है। इसी वजह से ये डील रणनीतिक रूप से बहुत अहम मानी जा रही है। डील ही सबसे बड़ी चुनौती दोनों कंपनियों के बिजनेस मॉडल में फर्क है। रियो टिंटो क्लीन मेटल्स पर फोकस करना चाहता है, जबकि ग्लेनकोर का बड़ा कारोबार अभी भी थर्मल कोल और कमोडिटी ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। बाजार की प्रतिक्रिया से साफ है कि निवेशक इस डील को कैसे देख रहे हैं। खबर के बाद ग्लेनकोर के शेयर करीब 6% चढ़े, जबकि रियो टिंटो के शेयर दबाव में रहे। और अगर मर्जर पूरा होता है तो इसका असर ग्लोबल कमोडिटी कीमतों से लेकर EV और क्लीन एनर्जी सेक्टर तक दिखेगा।
भारत कोकिंग कोल का 1071 करोड़ रुपए का आईपीओ पहले ही दिन जबरदस्त रिस्पांस के साथ पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। आईपीओ खुलते ही 20 से 30 मिनट के अंदर सभी कैटेगरी में फुल सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। सुबह 10:25 तक 34.69 करोड़ शेयरों के मुकाबले 35.93 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां आ चुकी थीं। रिटेल निवेशकों ने अपने हिस्से से कहीं ज्यादा आवेदन किया, वहीं एनआईआई कैटेगरी में भी 2 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स इस साल भारत में आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है और खबरों के मुताबिक कंपनी करीब 2.5% हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ में से एक बन सकता है, जिसकी साइज $4 बिलियन से ज्यादा हो सकती है। जेफरीज ने नवंबर में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स का वैल्यूएशन करीब $180 बिलियन आंका था। अगर इस वैल्यूएशन पर 2.5% हिस्सेदारी बेची जाती है तो कंपनी लगभग $4.5 बिलियन जुटा सकती है, जो ह्युंडई मोटर इंडिया के पिछले साल के आईपीओ से भी बड़ा होगा। ब्रोकरेज फर्म CLSA ने NHPC पर अपनी हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है और शेयर का टारगेट प्राइस 117 रुपए बताया है। ये टारगेट मौजूदा भाव से करीब 43% की संभावित तेजी दिखाता है। CLSA के मुताबिक साल 2026 NHPC के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में सालाना आधार पर 64% तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। 2025 से 2027 के बीच NHPC के EPS में करीब 90% ग्रोथ का अनुमान है। फिलहाल NHPC को कवर करने वाले 8 एनालिस्ट्स में से 4 ने बाय, 1 ने होल्ड और 3 ने सेल की रेटिंग दी है। CLSA का टारगेट स्ट्रीट पर सबसे ऊंचा है, जबकि ICICI सिक्योरिटीज ने सबसे कम 72 रुपए का टारगेट दिया है। CLSA ने NHPC के लिए 3 बड़े ट्रिगर बताए हैं, जिनमें पार्वती 2 प्रोजेक्ट का टैरिफ फाइनल होना शामिल है। दूसरा बड़ा ट्रिगर सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का पूरा कमिश्निंग है। तीसरा ट्रिगर नए प्रोजेक्ट्स का अवार्ड मिलना है। दिसंबर के म्यूचुअल फंड आंकड़े बताते हैं कि निवेशक इस समय थोड़ा सतर्क हैं। इक्विटी फंड्स में इनफ्लो घटकर 28,035 करोड़ रुपए रह गया और कुल MF इंडस्ट्री का AUM भी बाजार की हलचल के कारण हल्का कम होकर 80.28 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी कैटेगरी में इनफ्लो में नरमी दिखी, वहीं टैक्स सेविंग ELSS फंड से आउटफ्लो और बढ़ गया। इसका साफ मतलब है कि निवेशक फिलहाल इक्विटी में ज्यादा आक्रामक होने के बजाय संभल कर कदम रख रहे हैं। दूसरी तरफ ETF में जबरदस्त पैसा आया और कुल ETF इनफ्लो 13,199 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिसमें गोल्ड ETF का योगदान सबसे ज्यादा रहा। गोल्ड ETF में 11,646 करोड़ रुपए का इनफ्लो ये दिखाता है कि अनिश्चित माहौल में निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स के ट्रेडिंग सिस्टम में आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए फ्रेमवर्क में उन गड़बड़ियों को शामिल नहीं किया जाएगा जो ब्रोकर्स के कंट्रोल से बाहर होती हैं। सेबी का मकसद छोटे ब्रोकर्स के लिए नियमों को आसान बनाना है। अब ये नियम सिर्फ उन्हीं ब्रोकर्स पर लागू होंगे जिनके पास 10,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड क्लाइंट्स हैं। इस बदलाव से लगभग 60% ब्रोकर्स नए नियमों के दायरे से बाहर हो जाएंगे, जिससे उनके लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयानों के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम मानता है और आर्कटिक क्षेत्र में चीन और रूस की बढ़ती मौजूदगी को रोकने के लिए सख्त कदमों पर विचार कर रहा है। चीन ने इस रुख को खुलकर विरोध किया है और कहा है कि अमेरिका चीन खतरे का बहाना बनाकर अपने रणनीतिक हित साधना चाहता है। चीन खुद को आर्कटिक का नजदीकी देश मानता है और यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम और जिंक जैसे अहम संसाधनों को लेकर अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहता है। पिघलती बर्फ की वजह से खुल रहे नए आर्कटिक शिपिंग रूट्स इस टकराव की बड़ी वजह है, क्योंकि इससे एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक दूरी काफी कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रीनलैंड को लेकर ये खींचतान आने वाले समय में आर्कटिक क्षेत्र को अमेरिका चीन जियोपॉलिटिक्स का नया हॉटस्पॉट बना सकती है।